देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज का टॉपिक आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, जो आप पढ़ चुके हो वहां पे ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, याद करो जब दो मास होता था वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता था। तो याद करो उस समय पे आपको डिस्कशन में जब फोर्स के बारे में अलग से हम डिस्कस किया करते थे, तब आपको फोर्सेस का दो वैरायटी बताई गई थी, है ना। उसमें से एक था कांटेक्ट फोर्स और एक था फील्ड फोर्स। याद आया सभी को? फोर्स को दो क्राइटेरिया में बांटा गया था, कांटेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स, है ना। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते थे? अगर किसी चीज पे पर्टिकुलर फोर्स लगने के लिए अगर फिजिकली कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर है ना, अगर फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते थे? कांटेक्ट फोर्स, है ना। एग्जाम्पल के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझते हो ना? आपको याद करिए, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होगा और दोनों के सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होने की तैयारी होगी या रिलेटिव मोशन एक्चुअली में हो रहा होगा, तब जाके कौन अपीयर होता है? फ्रिक्शन। याद आया, है ना। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ? कांटेक्ट फोर्स। और एक और एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन। याद आया, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते थे तो नीचे वाला जो सरफेस है वो अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता था। याद है, एफबीडी वगैरह किए हुए हो पिछले साल। तो ये जो फोर्सेस हैं इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। लेकिन जब ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था तो याद करो तब मैंने इसका नाम दिया था फील्ड फोर्स। कैसा फोर्स था? फील्ड फोर्स था। फील्ड फोर्स किनको बोलते हैं? अगर पर्टिकुलर फोर्स लगने के लिए दो अलग अलग बॉडी के बीच में एक्चुअली में कांटेक्ट होने की कोई जरूरत, फिजिकल कांटेक्ट होने की कोई जरूरत ना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या बताओ? फील्ड फोर्स। उसके एग्जाम्पल था ग्रेविटेशन। क्योंकि देखो याद करो, क्या अर्थ और मून के बीच में या सन और अर्थ के बीच में कोई एक्चुअली में फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से काफी अपार्ट में है, काफी डिस्टेंस में है, उसके बावजूद भी फोर्स लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके के फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? फील्ड फोर्सेस, जिसमें कांटेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ना चालू किए हैं वो भी किस तरीके के फोर्स है आप समझ गए होंगे। अब फील्ड फोर्स है, क्योंकि देखो दो चार्ज के बीच में जेन्युइनली फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। दो चार्ज पार्टिकल आर डिस्टेंस पे अगर है तब भी तो एक दूसरे के ऊपर के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर के इक्वल फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? लगा रहा है ना बेटा। तो कैसा फोर्स हुआ बताओ? ये फील्ड फोर्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में कोई फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आप क्या समझ गए? ये एक फील्ड फोर्स है। अब बात आती है फील्ड का क्या मतलब है। तो फील्ड याद करो, ग्रेविटेशन के केस में भी हमने बताया था कि कोई अगर मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास डेफिनेटली होगा, तो वो अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ एक रीजन्स में एक तरीके का इम्पैक्ट या इफेक्ट क्रिएट करता है। और अगर उस जगह पे अगर कोई दूसरा इंटर करेगा तो उस पर क्या लगना शुरू हो जाता था? दूसरा मास आ जाने की स्थिति में ग्रेविटेशनल फोर्स। याद आया, कोई पहले से मास है, उसके उस वेसिनिटी में, उसके उस रीजन में, उस जोन में अगर कोई दूसरा मास आता है तो उस पर क्या लगने शुरू हो जाते हैं बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, है ना। तो कुल मिला के कोई मास होगा तो अपने चारों तरफ, अपने वेसिनिटी में, अपने सराउंडिंग में एक तरीके का एक इफेक्ट क्रिएट करता है, और उस इफेक्ट को हमने नाम दिया था उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड। याद आया, है ना। ठीक उसी तरीके से जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होता है या चार्ज्ड बॉडी होता है, वो अपने सराउंडिंग में, अपने वेसिनिटी में एक तरीके का क्या तैयार करता है? फील्ड, एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको हम उस चार्ज पार्टिकल का उस फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये कि उस रीजन्स में, उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा
तो उस पे क्या लगाना शुरू कर देगा पहला वाला चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ठीक है ना? क्लियर है? पक्का? जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे हमारा देश है, हमारा नेशन है ना, इंडिया, तो हमारा बॉर्डर हमारा एक तरह से फील्ड है हमारे गवर्नेंस का, हमारे टेरिटरी का, है ना। तो जब तक कोई इसके बाहर है तब तक हमसे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोई हमारा, जो हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, ऐसे लोग अगर उस बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे रीजन्स में आने की कोशिश करेंगे तो हम उस पे अपना इम्पैक्ट दिखाना चालू कर देंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कि चलो मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या हुआ, आपका खुद का स्पेस हुआ, आपका एक रीजन हुआ जहां पे आपका इफेक्ट दिखाई देता है और आप अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे कोई भी चार्ज बॉडी होता है, वो अपने चारों तरफ, अपने स्पेस में, अपने सराउंडिंग में एक तरीके का एक जोन, एक बाउंड्री बना लेता है, समझ लो एक। और उस बाउंड्री के दायरे में उसका एक प्रभाव होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, जिस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके दम पे वो करता क्या है, अगर उस स्पेस में, उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आके एंटर करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे ये जो पहले से मौजूद जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या दिखाना शुरू कर देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा। अब वो दोनों किस्म का हो सकता है, आप जानते हैं, अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। क्लियर है सबको? तो सबको इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस समझ में आया, है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स लगने से पहले कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उस पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना चालू कर देता है। एम आई क्लियर? ठीक है ना, समझ गए? तो ये तो एक डेफिनेशन हुआ, एक सेंस हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एक फील हुआ कि हाँ ठीक है, इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट होगा, ठीक है ना। अब उस इफेक्ट को मापने का भी तो पैमाना होना चाहिए, उस इफेक्ट को मेजर करने का भी एक कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जो कि उसको मेजर करके हमें एक नंबर के फॉर्म में दे सके, है ना। क्योंकि हम नंबर्स को ज्यादा अच्छा कंपेयर कर लेते हैं ना। हम कंपेयर कर लेंगे कि कोई पर्टिकुलर उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, किस तरफ है किस तरफ नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, एक आपको मैथमेटिकली एक फिजिकल क्वांटिटी को डिजाइन करना होगा जो कि आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करके दे दे। और उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं हम उसको? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप समझ गए हो कि ई के ऊपर एरो लगाया जाएगा क्योंकि वेक्टर सिंबल आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो बड़ा सिंपल सा है, देखिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। The direction of the field is taken to be direction of the force it would exerts on the positive test charge, ठीक है ना। हम इसमें कुछ कुछ नया चीजें आए हैं, उनको हम डिस्कस अलग करेंगे। जैसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है ना, ये हमारे लिए नया है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इसके बाद, ठीक है ना। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जो चीज है मेरे ख्याल से जो आप समझ गए होंगे, मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन किए हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोला जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो। जैसे मान लो एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो इसने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट कर लिया जिसको आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इससे कुछ डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है, यहां पे भी इसका इंपैक्ट नजर आएगा,
कितने लोग समझ रहे हो? इम्पैक्ट नजर आएगा। इसका इम्पैक्ट कब नजर नहीं आएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस में फोर्स कितना हो जाता है? 0। तो इन्फिनिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे इसका इम्पैक्ट होगा, है ना। और इम्पैक्ट तभी दिखाई देगा जब इसका मतलब क्या है, P पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि P तक जरूर से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। एम आई क्लियर? उसने अपना फील्ड क्रिएट किया है तभी तो वो अपना इम्पैक्ट दिखा पा रहा है। अगर उसका फील्ड नहीं होता, उसके दायरे में अगर रेंज में ये P पॉइंट नहीं होता, तो वो दूसरे किसी चार्ज पे अपना प्रभाव दिखा नहीं सकता था। एम आई क्लियर? पक्का? तो नतीजा क्या होगा देखिए कि जैसे ही आप यहां पे मान लो एक क्यू चार्ज लेके आए हो, स्मॉल क्यू चार्ज लेके आए हो, इस क्यू चार्ज पे ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? कितना फोर्स लगाएगा? तो वो आप जानते हो कि Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो आप जानते हो बाकी सारे चीजें, है ना। अगर दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, कैपिटल क्यू को भी और स्मॉल क्यू को भी, तो सिंपली ये बनेगा वेक्टर फॉर्म में। कितने लोग एग्री करते हो? यही हुआ फोर्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि अगर हम क्यू चार्ज ना लेके आके कितना चार्ज लेके आते, एक कूलाम चार्ज को अगर लेके आते, कितने लोग समझ रहे हो? अगर इस क्यू के वैल्यू कितना होता? 1 कूलाम होता, है ना। तो कितना फोर्स लगता? तो यूनिटरी मेथड सबको पता है ना। यूनिटरी मेथड, 10 पेन का कीमत अगर 100 रुपए है तो एक पेन का कीमत कितना होगा? पता है ना। प्राइस ऑफ 10 पेन इज 100 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? तो आप कैसे निकालते हैं यूनिटरी मेथड? तो भाई देखो, क्यू चार्ज लेके जब हमने आए तो हमने फोर्स कितना महसूस किया? F के बराबर। तो 1 यूनिट चार्ज लेके आएंगे तो फोर्स कितना महसूस करेंगे? तो F बाई क्यू। कितने लोग एग्री करते हो? क्यू चार्ज लेके आने पे फोर्स लगा F के बराबर, तो 1 यूनिट चार्ज लेके आने में फोर्स लगेगा F बाई क्यू के बराबर, है ना। और इसी पैरामीटर को क्या डिफाइन किया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितने लोगों को चमक गया? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज at a point due to a given charge is known as electric field intensity due to the given charge at a given point। कितने लोग समझ गए हो? ध्यान से सुनिएगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज at a point is defined as electric field intensity due to the given charge at a given point। am I clear? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब सारा कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया जो आपको शायद समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब हम लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकली हम करने की निकालने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम प्लानिंग करेंगे, तो हमारे सामने एक नए तरीके का चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक करंट सिनारियो में एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आप कोशिश कर सकते हैं कि पीके एक मूवी आई थी आमिर खान की, सबने देखी होगी, ठीक है ना। तो उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत भी मौजूद थे। उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत भी एज ए एक्टर मौजूद थे। पर आपने देखा होगा कि उस मूवी का जो प्रमोशन है, जो जो उसका एडवर्टाइजमेंट है, जितना भी चीजें आप देखे हैं, जितना बोलबाला उस मूवी का रहा है, वो आमिर खान के रिस्पेक्ट में रहा है ना। उस मूवी को आमिर खान की मूवी के नाम से ही जानी गई और प्रचार पब्लिसिटी सारी चीजें आमिर खान के नाम पे ही हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। पर उस मूवी में सुशांत सिंह राजपूत भी मौजूद थे और उनका भी किरदार बहुत स्ट्रांग था और बहुत शानदार था, है ना।
ठीक है, लेकिन उसको उस मूवी में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ठीक, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस मूवी में पहले से आमिर खान मौजूद थे, तो उनका आमिर खान का जो इफेक्ट था, जो आमिर खान का जो वर्चस्व है, जो इम्पैक्ट है, जो उनका जो दायरा है, जो फील्ड है समझ लो, तो वो इतना ज्यादा था, है ना, कि उसके आगे सुशांत सिंह राजपूत का जो इम्पैक्ट है वो बहुत मामूली पड़ गया, लोगों के नजर में नहीं आया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो, है ना? क्योंकि आमिर खान वहां पे मौजूद था, तो उस आमिर खान का दबदबा इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पे सुशांत सिंह राजपूत के इम्पैक्ट को पब्लिसिटी ही नहीं की गई, उसके इम्पैक्ट को कमजोर करके आका गया, ठीक है ना? लेकिन वही सुशांत सिंह राजपूत, जब आप एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी है आपने सबने देखी ही होगी, जब उसमें सुशांत सिंह राजपूत हीरो के तरह से उसमें पेश हुआ, तो देखिए उससे बड़ा कलाकार कोई नजर नहीं आया फिर, है ना? ऐसा उस मूवी को देख के कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो एम एस धोनी ना लगे, है ना? चाहे उसके चलने का तरीका, चाहे उसके खेलने का तरीका, चाहे वो जो एटीट्यूड, वो सारा का सारा आप देख पाएंगे एकदम एम एस धोनी। ऐसा लग रहा था कि इनफैक्ट कि अगर बैक से कभी अगर नोटिस किया, जितने भी शोज उसमें फरमाए गए, जितने भी उसमें क्लिप्स है जो पीछे से शूटिंग है, मतलब आप उनके पीठ देख सकते हैं, तो उसमें तो आपको ऐसा ही लगेगा इल्यूजन कि धोनी ही चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार आप फेस देख के फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उनके बॉडी के जो प्रेजेंस था उस मूवी में, वो एकदम धोनी के फोटोकॉपी लग रही थी, है ना? तो आपने उनका इफेक्ट बहुत अच्छे से, उसका जो कलाकारी है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो आप देख सकते हैं उस मूवी में, एम एस धोनी में। इस तरह के और भी बेहतरीन हैं, जैसे कि आप काय पोचे, शायद आपने ना देखी हो, एक मूवी है काय पोचे करके, जो सुशांत और हमारे आपके जनरेशन के इनफैक्ट सबसे बड़े हीरोज आप मेरे को मानना चाहिए, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत रहे हैं या फिर एक और है जो कि आपके राजकुमार राव, है ना? तो वो दोनों उसमें मौजूद थे। तो आप देखिएगा उसको, कभी उस मूवी को देखिएगा, बहुत शानदार है। गुजरात के ऊपर, दंगों के ऊपर वो काफी कंटेंट उस पर बनाई गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के इम्पैक्ट या उसके ताकत को अगर आपको मेजर करना है, तो उसको आइसोलेट करके उसके काबिलियत को देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? अगर वहां पे कोई दूसरा उससे ज्यादा ताकतवर आप खड़ा कर देंगे, तो उस इंसान की जो कैलिबर होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो क्या हो जाती है? छुप जाती है। कितने लोग समझ रहे हो? जैसे आप फुल मून नाइट समझिए, मतलब पूर्णिमा के दिन, फुल मून नाइट समझते हो ना, जिस दिन चांद अपने पूरे रूप में होता है, तो आप देखिए कितना लाइट वो करता है। अगर आपके बिजली ना रहे, इमेजिन करिए, जिस दिन आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, पूर्णिमा की रात है और लोड शेडिंग है, आपके पूरे शहर में लाइट नहीं है, तो आप देखिए चांद के प्रकाश में आप काफी दूर तक अच्छे से देख सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट? आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। छत के ऊपर अगर आप टहल रहे हैं, तो आपसे अगर कोई 10-15 फीट दूर भी खड़ा है, तो आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेरे पिताजी खड़े हैं, या कोई खड़े है, कोई दोस्त है ना? लेकिन जब आप सन के सामने आप उसको खड़ा कर दीजिए, चांद के प्रकाश को, तो वो आप उसके काउंट ही नहीं कर सकते, फिर आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, चांद के लाइट तो जीरो है। एम आई राइट? समझ रहे हो आप? तो ठीक उसी तरीके से लैब में हमारे लिए यही प्रॉब्लम सामने आई। क्या आई? देखो, अब आपको फोर्स पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो हुआ ये कि जैसे मान लो एक पहले से क्यू चार्ज मौजूद है, और इस क्यू के वजह से कुछ डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट पी है, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है कितनी है। समझ रहे हो ना? यही हमारा टास्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज कैपिटल क्यू, ये हमें पता करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका करने का हमारे पास एक ही तरीका होगा कि हमें एक नया चार्ज लेके आना होगा ना, एक क्यू चार्ज लेके आना होगा। कितने लोग एग्री करते हो? तब ना उस पर फोर्स पता करोगे, और उसको क्यू से डिवाइड करोगे। तो हम क्यू चार्ज को लेके आए, तो हमने मेजर कर लिया इस पे फोर्स कितना लग रहा है, कुछ एफ के बराबर, और फिर बाद में हमने एफ को क्या, जो चार्ज हम लेके आए थे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ये हमारे पूरा थ्योरी और पूरा लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है, ध्यान से समझना, ये जो क्यू चार्ज आप लेके आ रहे हो ना,
हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि इस जो चार्ज को आप लेके आए हो ये बहुत ही स्मॉल हो। क्या हो? वेरी स्मॉल। सवाल है क्यों? कितने लोग इसका जवाब दिमाग में आ गया? शिवम सिंह को क्लिक कर गया। इतना जो 2-3 स्टोरी आपको सुना है उसके बाद तो आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। आकाश मिश्रा को भी है, पूर्वा को भी, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएगा, बुद्धि चलाओ। जो पूरा आपको इसके पीछे का भूमिका मैंने बांधा सुशांत सिंह राजपूत के, एक तरह से मेरे तरफ से उनको कॉन्डोलेंस समझ लो इस लेक्चर को ही। तो आ, समझ गए होगे, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया तो ठीक है। तो फिर भी मैं पढ़े दे रहा हूँ कि अगर ये चार्ज बहुत बड़ा होता, जो चार्ज आप लेके आए हो बाहर से एक्सटर्नली, तो क्या हो जाता? अगर ये बहुत स्ट्रांग लेके आएंगे अगर हम, तो इसके जो इसके खुद के भी तो, ये भी तो चार्ज है, तो इसके खुद के भी तो इम्पैक्ट होंगे, है ना। तो अगर ये बहुत बड़ा होगा तो इस वाले चार्ज का जो इम्पैक्ट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने लगेगा? डोमिनेट करना शुरू कर देगा, या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करना चालू कर देगा। कितने लोग समझ गए? क्लियर है? तो अगर ये चार्ज बहुत बड़ा हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड माप किसके वजह से रहे हैं? कैपिटल क्यू के वजह से। और अगर आपने टेस्ट करने के लिए, मापने के लिए आप इतना बड़ा चार्ज लेके आ गए हो कि वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना शुरू कर दिया है? डिस्टर्ब करना चालू कर दिया है, तो फिर आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सही सही नहीं माप पाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ गए? ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो टेस्ट करने के लिए हम चार्ज लेके आए, मैं एकदम हिंदी में साफ साफ बोल रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए हम जो चार्ज लेके आए, इसीलिए इसका नाम क्या है? पढ़ाई किया जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट चार्ज होता है इसका मतलब ही यही होता है कि पहली बात, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा। दूसरा, ये स्टैंडर्ड हमने मान लिया है साइंस की दुनिया, फिजिक्स की दुनिया में, जब भी टेस्ट चार्ज बोला जाएगा तो आप बाय डिफॉल्ट बहुत ही स्मॉल, जितना ज्यादा छोटा चार्ज आप लेके आ सकते हैं लैब के कंडीशन में, आप उतना छोटा चार्ज लेके एक्सपेरिमेंट करिए। और साथ ही साथ उस टेस्ट चार्ज को किस नेचर का होना होगा? पॉजिटिव। क्योंकि आप छोटा तो लेके आइए, अब उसमें भी तो हमारे पास दो ऑप्शन है ना, हम पॉजिटिव भी लेके आ सकते हैं और नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लैब में जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, जब भी आपको लिखा होगा द टेस्ट चार्ज, ये देखो साफ साफ लिखा है टेस्ट चार्ज, दिख रहा है सबको? तो टेस्ट चार्ज का मतलब समझ गए हो ना, इसमें क्या क्या खासियत होंगी? पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होगा। कितना छोटा? तो हम कोशिश करेंगे लगभग लगभग किसके बराबर हो? जीरो, बट नॉट इक्वल टू जीरो, ऑफ कोर्स। जीरो हो जाए तो चार्ज ही खत्म हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि क्यू का वैल्यू जितना ज्यादा छोटा हो, उतना हमारे लिए जो रिजल्ट होगा उतना बेहतर आएगा, उतना अच्छा आएगा कैपिटल क्यू की नजर से। एम आई क्लियर? तो इसको बहुत छोटा होना भी जरूरी है, साथ ही साथ इसको क्या होना भी जरूरी है? पॉजिटिव। तो आप जानते हो ये इसको कैसे डिनोट करेंगे? फिर इसके लिए आप समझ ही गए होंगे, ये मैथमेटिकल टूल है उसके लिए, क्यू टेंस टू जीरो। समझ गए हो? तो लेबोरेटरी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे लिए जरूरी होगा लिमिट q टेंस टू जीरो वेयर f बाई q इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने लोगों को समझ में आ गया? पक्का? तो डेफिनेशन वाइज तो ठीक था, E बराबर एफ बाई क्यू तो आपने बोल दिया, पर लेबोरेटरी सिचुएशन में जब एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकली लैब के अंदर ये चीजें पता करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको टेस्ट चार्ज लेके आना होगा। और टेस्ट चार्ज जो होगा वो हर हाल में कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए? तो ये आप समझ गए, हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो किसी ना किसी एक को स्टैंडर्ड कंसीडर करना जरूरी था। तो साइंस में ये डिस्कशन के बाद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने ये एक पैमाना बना लिया कि जब भी टेस्ट चार्ज कही जाएगी तो वो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये बहुत स्मॉल होना भी ज़रूरी है। और स्मॉल लेना क्यों ज़रूरी है उसका ये पूरा कहानी मैंने आपको समझा दिया है। एम आई क्लियर? किसी को यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो तो बोले। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ठीक है ना। अब आप समझ जाइए, देखिए
यहाँ से एक स्टेटमेंट जो आपने शुरू में आपको डेफिनेशन बताया गया ये वाला कि डायरेक्शन वगैरह कैसा होगा, तो इसके देखिए यहीं से सोल्यूशन आप पा जाएंगे। देखिएगा जब हम यूनिट चार्ज का यूनिट टेस्ट चार्ज तो मतलब आप समझ गए होंगे। जब यूनिट टेस्ट चार्ज कहा जाएगा तो यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, है ना। तो दो अलग अलग शब्द है, एक तो टेस्ट चार्ज मतलब क्या होगा, क्यू के वैल्यू बहुत कम और पॉजिटिव। और अगर आपसे यूनिट टेस्ट चार्ज कहा जा रहा है तो यूनिट का मतलब ही वन होता है, यानी कि जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन, और आप सेंस कैसा लेंगे, पॉजिटिव। खैर जब आएगा तब बताएंगे। देखिए ये एक क्यू चार्ज है जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ठीक है ना। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू और हमें यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और आप जानते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम होगी और पॉजिटिव होगी। तो बताओ ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगे, कितने लोग एग्री करते हो, तो ये होगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो E बराबर क्या लिखेंगे आप, E बराबर क्या लिखेंगे बताइए। E बराबर आपको लिखना होगा F/Q। कितने लोग समझ गए हो, जो E का डायरेक्शन है वो F का डायरेक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि Q तो पॉजिटिव है ना, है ना। Q पॉजिटिव है तो E का डायरेक्शन वही होगा जो कि F का डायरेक्शन है। एम आई क्लियर, ठीक है ना। अगर ये जो चार्ज है अगर ये पॉजिटिव ना हो कि नेगेटिव भी होता, माइनस Q अगर चार्ज होता, तब भी हमें टेस्ट करने के लिए क्या लेके आना पड़ता, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ध्यान रखिए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, कितने लोग एग्री करते हो, सही लिख रहा हूं पक्का। तो बताइए जरा E बराबर आप क्या लिखेंगे, वही F/Q, ए लिखेंगे। ध्यान से देखिए E का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो कि F का डायरेक्शन होगा। कितने लोग समझ रहे हो, क्योंकि Q तो इसमें भी पॉजिटिव था इसमें भी पॉजिटिव था, तो Q की वजह से तो डायरेक्शन चेंज होने का सवाल ही नहीं आता है। तो E का डायरेक्शन वही है जो कि F के डायरेक्शन है ना। समझ गए हो। इसीलिए आपसे कहा गया है, ध्यान से पढ़िए ये वाला लाइन, द डायरेक्शन, यहां से द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट वुड एक्सर्ट ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितने लोग समझ गए हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन होगा। एम आई क्लियर, ठीक है ना, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल अगले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे।